नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमबी बेसिक यूट्यूब चैनल पर। अब हम अक्टूबर 2022 में चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के बारे में है। अब ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक परीक्षा में तो ये पूछा जा सकता है कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, किससे संबंधित है ये, लेकिन मेन्स में हम इसको वैल्यू एडिशन में प्रयोग कर सकते हैं इसके डाटा को। चलिए बात करते हैं लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के बारे में। तो विश्व में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की संख्या के बारे में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट बताती है और इसका प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर किया जाता रहा है और इसका प्रकाशन करता है WWF व ZSL संयुक्त रूप से। WWF का मतलब है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वहीं ZSL का मतलब है जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। और जैसा कि हमने बात की कि इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित होती है और प्रकाशन 2 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। अभी जो ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 की है, ये 5 अक्टूबर को जारी की गई। जारीकर्ता कौन है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। अगर हम कुछ बातें इसमें देखें तो WWF की इस रिपोर्ट में वन्य जीवों की 5320 प्रजातियों की लगभग 32,000 आबादी को इसमें शामिल किया गया है। ये बातें ध्यान रखनी है। जैसा कि हमने बात की कि विश्व में अलग अलग जीव जंतुओं की आबादी में क्या परिवर्तन आ रहा है, इसका हमारे पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे संबंधित ये रिपोर्ट है। अगर हम वर्ष 2022 की रिपोर्ट की बात करें तो इसमें बताया गया है, रिपोर्ट के निष्कर्ष देखें तो इसमें बताया गया है कि 1970 से 2018 के दौरान पृथ्वी पर जीव जंतुओं जैसे स्तनधारी पक्षियों, सरीसृप, उभयचर व मछलियों आदि की आबादी में औसतन 69% की गिरावट आई है। तो एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है, यानी 1970 से 2018 लगभग 48 वर्षों में 2/3 से अधिक गिरावट है ये। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब बताया गया इसमें कि ये रिपोर्ट ये बताती है कि ये जो गिरावट है, हमने कहा कि 1970 से 2018 के दौरान पृथ्वी पर जीव जंतुओं की जो आबादी है उसमें 69% की गिरावट है। तो ये गिरावट विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग है। जैसे वो बता रहे हैं कि लैटिन अमेरिकी और जो कैरेबियाई क्षेत्र हैं तो वहाँ पर ये गिरावट 94% है। वहीं अफ्रीका में ये गिरावट 66% है। अगर हम एशिया और पैसिफिक की बात करें तो यहाँ ये गिरावट 55% है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो 20% है। वहीं यूरोप की बात करें और मध्य एशिया की बात करें तो ये गिरावट 18% है। तो ध्यान रखना है ये चीज़ें। कुछ और बातें कही गई हैं, जैसे इस रिपोर्ट में बताया गया है या रिपोर्ट के अनुसार कि 90% जो वेटलैंड्स है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। कुछ और बातें कहेंगे, जैसे समुद्र में प्लास्टिक 1980 की तुलना में 10 गुना अधिक बढ़ा है और इससे समुद्री कछुओं सहित अनेक जीवों पर संकट आया है। ताजे पानी की प्रजातियां सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं और इसमें सर्वाधिक 83% की गिरावट दर्ज की गई है। तो ये बातें हमारी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। प्रारंभिक परीक्षा में क्या पूछा जाएगा कि जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है इसको कौन जारी करता है, तो WWF और ZSL द्वारा। अगर हम WWF के बारे में जाने, हमने इसका फुल फॉर्म देखा। क्या है फुल फॉर्म? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है। अब इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और ये पर्यावरण संरक्षण को समर्पित संस्थान है। कौन? WWF। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के बारे में है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022। यह सूचकांक विभिन्न राष्ट्रों में भुखमरी की स्थिति को आंकलित व निरूपित करने वाला सूचकांक माना जाता है। अभी 2022 का सूचकांक कब जारी हुआ है? 15 अक्टूबर 2022 को। जारीकर्ता कौन है? जारीकर्ता है वेल्ट हंगर हेल्प, जर्मनी का संस्थान है। वहीं कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो आयरलैंड का संस्थान है। तो इन दोनों के द्वारा ये जारी किया जाता है। संस्थान का नाम क्या है? वेल्ट हंगर हेल्प और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। तो ये बात ध्यान रखनी है, ये दोनों NGO हैं। एक बात महत्वपूर्ण है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में कि यह जो इंडेक्स है विकसित देशों के लिए इसका आकलन नहीं किया जाता। ये ध्यान रखना है, विकसित देशों के लिए इसका आकलन नहीं है। ठीक, अगर पूछा जाएगा विकसित देशों के लिए क्या इसका आकलन किया जाता है, तो नहीं किया जाता। 4 आधारों पर
इसका आकलन किया जाता है। 4 आधार हैं, कौन कौन से हैं? एक है अंडर न्यूट्रिशन, अल्प पोषण। अल्प पोषण का क्या मतलब है? अपर्याप्त कैलोरी का सेवन। दूसरा आधार है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब है कि 5 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिनकी ऊंचाई उनकी आयु के अनुरूप कम है। तीसरा आधार है चाइल्ड वेस्टिंग। क्या मतलब है? 5 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिनका वजन ऊंचाई के अनुरूप कम है। ध्यान रखना, चाइल्ड वेस्टिंग में वजन ऊंचाई के अनुरूप कम होता है और जो चाइल्ड स्टंटिंग होता है ये ऊंचाई आयु के अनुरूप कम होती है। और चौथा आधार जो है वो चाइल्ड मोर्टेलिटी है, यानी बाल मृत्यु दर। 5 वर्ष की उम्र से पूर्व जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है उसको चाइल्ड मोर्टेलिटी कहते हैं। तो इन 4 बेसिस पर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। अगर हम रिपोर्ट के निष्कर्ष की ओर चलें तो जैसा कि हमने बात की कि विकसित देशों के लिए इसका आकलन नहीं किया जाता, तो 17 शीर्ष देश ऐसे हैं जिनका स्कोर 5 से कम है। ठीक, उनमें बेलारूस है, बोस्निया हर्जेगोविना है, चिली है, चीन है, क्रोएशिया है। लास्ट स्थिति किसकी है? 121वां स्थान यमन का रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की 121 देशों में 107वीं रैंक रही है और स्कोर रहा है 29.1। अभी हमने बात की कि जो शीर्ष देश हैं उनको 17 शीर्ष देशों को एक साथ रखा गया और उनका स्कोर 5 से भी कम है और भारत का स्कोर कितना है? 29.1। भारत में भुखमरी की चिंताजनक स्थिति बताई गई है। जबकि अगर हम अपने पड़ोसी देशों से तुलना करें तो श्रीलंका की स्थिति क्या है? 64th रैंक है, हमारी क्या है? 107। म्यांमार की 71 है, नेपाल की 81 है, बांग्लादेश की 84 है, पाकिस्तान की भी स्थिति हमसे अच्छी है 99 और अफगानिस्तान की स्थिति कितनी है? 121 देशों में 109 रैंक, यानी अफगानिस्तान बस हमसे पीछे, बाकी सब आगे। और इसी कारण से भारत सरकार ने इस रिपोर्ट का विरोध किया है कि ये रिपोर्ट जो है वो सही नहीं है। अगर हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं? भारत की रैंक पूछी जा सकती है। सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड हंगर हेल्प कंसर्न वर्ल्ड वाइड। भारत की रैंक क्या रही है? अगर हम पिछले वर्ष से भारत की रैंक की तुलना करें तो पिछले वर्ष भारत की रैंक 116 देशों में 101 थी और स्कोर 27.5 था। इस बार 29.1 है। ठीक है, तो और बुरी स्थिति है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। लास्ट स्थान किसका रहा है? तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं आगे। हाल ही में ऋषि सुनक चर्चा में रहे हैं। अब ऋषि सुनक कौन है? ये यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं और अपनी ही पार्टी की लिज ट्रस हैं, उनके स्थान पर ये यूके के नए प्रधानमंत्री हैं। ये भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री हैं और इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति के ये दामाद हैं। इनकी पार्टी का नाम क्या है? कंजर्वेटिव पार्टी, अगर पूछा जाएगा। अब लिज ट्रस के बारे में जानें, क्योंकि उन्हीं की जगह पर ये नियुक्त हुए हैं। तो 6 सितंबर 2022 को ये पीएम बनी थी। लगभग 45 दिन ये पीएम रहीं और इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। क्यों? आर्थिक मोर्चे पर विफलता के कारण, महंगाई आदि के मुद्दे पर विफलता के कारण उन्होंने रिजाइन कर दिया अपने पद से। इन्हीं के पार्टी के थे बोरिस जॉनसन। इन्होंने जुलाई 2022 में रिजाइन कर दिया था। बोरिस जॉनसन के बाद लिज ट्रस को बनाया गया था पीएम और अब लिज ट्रस के बाद ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के हैं उनको यूके का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। इनकी पार्टी, तीनों की ही पार्टी कौन सी? कंजर्वेटिव पार्टी। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात स्वीडन के नए प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के बारे में है। हाल ही में स्वीडन में चुनाव हुए और 18 अक्टूबर 2022 को स्वीडन के नए पीएम के रूप में उल्फ क्रिस्टरसन की नियुक्ति हुई। इनकी पार्टी का नाम क्या है? मॉडरेट पार्टी। और सितंबर 2022 में चुनाव हुए थे। नियुक्ति कब है? 18 अक्टूबर 2022 की। इन्होंने स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री की जगह ली है जिनका नाम था मैग्दालेना एंडरसन। कुछ और बातें अगर जानें स्वीडन के बारे में, तो स्वीडन की संसद का नाम क्या है? स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडैग। अगर पूछा जाएगा
कि रिक्सडैग क्या है, तो ये स्वीडन की संसद है। जब स्वीडन में चुनाव हुए तो टीडो एग्रीमेंट चर्चा में रहा। टीडो एग्रीमेंट क्या है? टीडो एग्रीमेंट क्योंकि नई स्वीडन सरकार के गठन के लिए 4 दक्षिणपंथी दलों के बीच गठबंधन हुआ, क्योंकि स्पष्ट बहुमत था नहीं, तो 4 दक्षिणपंथी दलों ने गठबंधन किया और इसी को टीडो एग्रीमेंट कहा गया है। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, इसीलिए 4 दक्षिणपंथी दलों ने गठबंधन किया है और इसी को टीडो एग्रीमेंट कहा जा रहा है। तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं स्वीडन के संदर्भ में, ध्यान रखना है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री से संबंधित है, जो बनी है जॉर्जिया मेलोनी। ये इटली की नई पीएम है। सितंबर 2022 में इटली में चुनाव हुए और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति हुई है जॉर्जिया मेलोनी की। अगर हम इनकी पार्टी की बात करें तो इनकी पार्टी का नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली। ब्रदर्स ऑफ इटली इनकी पार्टी का नाम है। और जैसा कि हमने बात की कि ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं तो हमें ध्यान रखना ये बातें। चलते हैं आगे। अगली बात ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति से संबंधित है। हाल ही में ब्राज़ील में अक्टूबर 2022 में चुनाव हुए और वहाँ लुइज इनासियो लूला दी सिल्वा नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इन्होंने जायर बोल्सोनारो की जगह ली है। ज्ञात हो कि जायर बोल्सोनारो मामूली अंतर से ही हारे हैं। लुइज इनासियो लूला दी सिल्वा को वामपंथी माना जाता है, वहीं जायर बोल्सोनारो को दक्षिणपंथी माना जाता है। लुइज इनासियो 2 बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति पहले भी रह चुके हैं, 2003 व 10 के दौरान। ठीक है, 2003 से 10 के दौरान ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति रह चुके हैं। भ्रष्टाचार के मामले में इन्हें कारावास की सज़ा सुनाई गई थी और 1.5 वर्ष के कारावास के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया, क्योंकि ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने उन पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था और उन्हें बरी कर दिया था और ये कहा था कि उन्हें सज़ा सुनाने वाला जो जज था वो निष्पक्ष नहीं था। और हाल ही में चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि ये ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। नाम है लुइज इनासियो लूला दी सिल्वा। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात शी जिनपिंग से संबंधित है। अब शी जिनपिंग कौन है? ये चाइना के राष्ट्रपति हैं। अब हाल ही में चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी के महासचिव के रूप में पुनः ये निर्वाचित हुए हैं 5 वर्ष के तीसरे कार्यकाल के लिए, अक्टूबर 2022 में। अब साथ में ही ये सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, चाइना के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अध्यक्ष भी चुने गए हैं। माओ त्से तुंग के बाद, माओ त्से तुंग कौन है? ये चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। तो माओ त्से तुंग के बाद शी जिनपिंग पार्टी के पहले ऐसे नेता हैं जो तीसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त हुए हैं या पार्टी के शीर्ष नेता बनाए गए हैं। एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी जो है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो महासचिव होता है वही देश का सर्वोच्च नेता होता है, वही सरकार का भी प्रमुख होता है और सेंट्रल मिलिट्री का भी प्रमुख होता है। जिनपिंग मार्च 2023 में चीन के राष्ट्रपति की तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे इसी कारण। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के फिर से महासचिव बनाए गए हैं 5 वर्ष के तीसरे कार्यकाल के लिए और माओ त्से तुंग के बाद ये पहले ऐसे नेता हैं कि इन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए पार्टी का शीर्ष नेता चुना गया है। साथ ही हमने बात की कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के भी हेड होंगे ये और मार्च 2023 में चीन के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात बुर्किना फासो में सैन्य शासन के लौटने से संबंधित है। बुर्किना फासो के बारे में अगर हम कुछ बातें जानें तो ये पश्चिमी अफ्रीकी देश है और लैंड लॉक्ड कंट्री है और इसकी राजधानी है ओगाडोगू। अगर पूछा जाएगा ओगाडोगू किसकी राजधानी है या बुर्किना फासो की राजधानी का नाम क्या है, ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब बुर्किना फासो में फिर से सैन्य शासन आ गया है। कब की बात है? 1 अक्टूबर 2022 को कैप्टन इब्राहिम तोरे द्वारा सैन्य तख्ता पलट किया गया है। अब यहाँ पर अभी अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति कौन थे? पॉल हेनरी। पॉल हेनरी के बारे में अगर हम कुछ बातें जाने तो जनवरी 2022 में इन्होंने बुर्किना फासो के निर्वाचित राष्ट्रपति रोच मार्क क्रिश्चियन काबोर को पद से हटा दिया था और पहली बार सैन्य तख्ता पलट किया था इस साल का। और अभी इब्राहिम तोरे ने पॉल हेनरी को सत्ता से हटाकर फिर से सैन्य तख्ता पलट कर दिया गया है।
पॉल हेनरी जिन्होंने जनवरी 2022 में सैन्य तख्ता पलट किया था, तो उन्होंने कारण क्या बताया था, तो जिहादियों को पीछे हटाने में विफल रहने का आरोप लगाकर उन्होंने निर्वाचित राष्ट्रपति को हटा दिया था। अभी उनको भी इसी मुद्दे पर हटाया गया है। जो नए सैन्य विद्रोही हैं, उन्होंने राष्ट्रपति पॉल हेनरी को जो जिहादियों को पीछे हटाने का कार्य था इसमें विफल पाया और इसी कारण से सत्ता पर अपनी पकड़ बना ली। अब जो ये कैप्टन इब्राहिम तोरे हैं, ये 34 वर्षीय हैं और किसी देश की सत्ता पर नियंत्रण पाने वाले ये विश्व के सबसे युवा नेता हैं। तो ये ध्यान रखना है कि बुर्किना फासो में अब सैन्य शासन है। फिर से तख्ता पलट हुआ था, जनवरी 2022 में हुआ था, जब लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी ने वहाँ के निर्वाचित राष्ट्रपति रोच मार्क क्रिश्चियन को हटा दिया था। अब पॉल हेनरी को हटा दिया गया है इब्राहिम तोरे के द्वारा। तो ये बातें ध्यान रखनी है। पूछा जाएगा कि हाल ही में सैन्य शासन या सैन्य तख्ता पलट कहाँ हुआ, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात, यूक्रेन के कुछ क्षेत्र चर्चा में रहे हैं अक्टूबर 2022 में, जैसे लुहांस्क, दोनेस्क, जापोरिजिया, खेरसान। ये क्यों चर्चा में रहे? क्योंकि 30 सितंबर 2022 को रूस ने इन्हें अपने भूभाग में सम्मिलित करने की घोषणा कर दी है। नाम क्या है? लुहांस्क, दोनेस्क, जापोरिजिया, खेरसान। आप मैप में भी देखेंगे तो ये यूक्रेन है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, और ये रशिया है। और ये जो यूक्रेन का क्षेत्र है, लुहांस्क है, दोनेस्क है, जापोरिजिया है, खेरसान है, और इनको अपने भूभाग में सम्मिलित करने के लिए रूस ने घोषणा की है। कब? 30 सितंबर 2022 को। लुहांस्क और दोनेस्क ये पूर्वी यूक्रेन के ऐसे अलगाववादी क्षेत्र हैं जो रूस समर्थित हैं, और रूस द्वारा इन्हें अलग गणराज्य की घोषणा कर दी गई थी, यानी स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था फरवरी 2022 में। और अभी ये चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि इन्हें अपने क्षेत्र में मिला लिया गया है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। हाल ही में नेटो फिर से चर्चा में रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने नेटो की सदस्यता के लिए औपचारिक आवेदन किया है। अभी रूस ने जो उसके क्षेत्रों को, जैसे लुहांस है, दोनेस्क है, जापोरिजिया है और खेरसान, इनको अपने क्षेत्रों में मिला लिया, और उसी की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है कि यूक्रेन नेटो की सदस्यता के लिए औपचारिक आवेदन किया है। अगर हम नेटो के बारे में कुछ बातें जानें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 30 है। इसकी स्थापना की गई थी 1949 में, और ट्रिटी का नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी, वाशिंगटन ट्रिटी भी जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। क्या उद्देश्य था नेटो का? यह सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु अमेरिका, कनाडा, कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा स्थापित सैन्य गठबंधन है। अब यूक्रेन इसमें क्यों शामिल होना चाहता है? तो नेटो का एक उद्देश्य है कि सदस्य देशों की रक्षा करना। अगर नेटो के किसी सदस्य देश पर कोई अन्य देश आक्रमण करता है तो वह आक्रमण नाटो के विरुद्ध माना जाता है, और नाटो के सभी सदस्य देश उस देश के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। इसीलिए यूक्रेन नेटो से जुड़ना चाहता है और उसके लिए औपचारिक आवेदन किया है। अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जो नाटो की सदस्यता के क्रम में हैं या नाटो के सदस्य देश बनने के क्रम में हैं, तो फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, बोस्निया हर्जेगोविना हो गया, और अभी यूक्रेन ने जो आवेदन किया तो यूक्रेन हो गया। तो ये बातें ध्यान रखनी है। नेटो के बारे में अगर पूछा जाएगा कि इस स्थापना कब हुई, तो 1949 में। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी में अक्टूबर 2022 में पेश हुए 2 प्रस्तावों से संबंधित है। हाल ही में 6 अक्टूबर 2022 को श्रीलंका और चीन के संबंध में 2 प्रस्ताव यूएनएचआरसी में पेश किए गए, और इन दोनों ही प्रस्तावों में भारत ने वोटिंग नहीं की, वोटिंग में अनुपस्थित रहा भारत। ये एक महत्वपूर्ण बात है। कुछ बातें जानते हैं पहले मूलभूत, फिर इन 2 प्रस्तावों के बारे में चर्चा करेंगे। यूएनएचआरसी के बारे में जान लेते हैं। यूएनएचआरसी का नाम फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। क्या कार्य है इसका? विश्व में मानवाधिकारों के प्रचार प्रसार और संरक्षण को मजबूत करने हेतु समर्पित संस्थान है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, और इसमें 47 सदस्य देश हैं। हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है? जैसा कि हमने बात की कि 2 प्रस्ताव पेश किए गए। अब हम इन प्रस्तावों के बारे में बात करते हैं। तो जो पहला प्रस्ताव 6 अक्टूबर 2022 को पेश हुआ श्रीलंका के संबंध में, श्रीलंका में सुलह, जवाबदेही और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के संबंध में पेश किया गया, और 47 सदस्यीय जो यूएनएचआरसी परिषद है उसमें इस
प्रस्ताव के पक्ष में 20 देश थे, 7 विपक्ष में थे और 20 मतदान में अनुपस्थिति दर्ज करने वाले देशों में रहे। अगर पक्ष की बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये 20 पक्षकार देश थे इस प्रस्ताव के पक्ष में। विपक्ष की बात करें तो चीन, पाकिस्तान जैसे देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। वहीं इस प्रस्ताव के संबंध में जो वोटिंग हुई उसमें अनुपस्थित रहने वालों में भारत, जापान, नेपाल आदि देश रहे। तो ये जो श्रीलंका के संबंध में प्रस्ताव है, सुलभ, जवाबदेही, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के संबंध में, तो इस तरह के जो प्रस्ताव पहले भी आते रहे हैं 2012, 13, 14, 15, ठीक है। और श्रीलंका इन प्रस्तावों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए हमेशा से विरोध करता रहा और इसीलिए भारत इस प्रस्ताव में वोटिंग में सम्मिलित नहीं हुआ। हाल ही में जो श्रीलंका में मौजूदा आर्थिक संकट चल रहे हैं, तो इस प्रस्ताव में श्रीलंका में जो मौजूदा आर्थिक संकट है उनकी जांच करने, जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने की भी मांग की गई थी। तो इस संबंध में ये प्रस्ताव था, भारत इसकी वोटिंग में सम्मिलित नहीं हुआ। जो दूसरा प्रस्ताव था यूएनएचआरसी में लाया गया वो चीन के संबंध में था। चीन के सिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों को शिविरों में हिरासत में रखने के मुद्दे पर यह लाया गया था और ये 1917 से खारिज हो गया, यानी इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में कौन कौन से देश थे? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ये सब देश, इन देशों के द्वारा लाया गया था और पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका द्वारा कोई प्रस्ताव लाया गया और वो खारिज हो गया। और इसके विपक्ष में चीन, पाकिस्तान जैसे देश रहे। भारत की क्या स्थिति रही? तो जैसे कि हमने बात की थी, भारत इस प्रस्ताव के वोटिंग में शामिल ही नहीं हुआ। क्यों शामिल नहीं हुआ? क्योंकि भारत यूएनएचआरसी जैसी संस्थाओं में किसी भी देश के विरुद्ध मतदान ना करने की अपनी नीति पर हमेशा से चला आता रहा है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाएगा कि यूएनएचआरसी में अक्टूबर 2022 में 2 प्रस्ताव आए थे, इनका संबंध किन किन देशों से है, तो श्रीलंका, चीन। श्रीलंका में कौन कौन से मुद्दे रहे जिन पर ये लाया गया, चीन के किस मुद्दे से संबंधित था ये प्रस्ताव, भारत की क्या स्थिति रही, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात गाम्बिया देश से संबंधित है। गाम्बिया एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी है बंजुल। इसकी राजधानी है बंजुल। अब चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि गाम्बिया में कफ सिरप, खांसी की दवा पीने से 66 बच्चों की मौत हो गई अक्टूबर 2022 के पहले सप्ताह में और इसीलिए गाम्बिया देश चर्चा में रहा है। अब ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि WHO की एक रिपोर्ट में यह आशंका व्यक्त की गई है कि भारत से आयातित कफ सिरप पीने से इन 66 बच्चों की मौत हुई है। गाम्बिया को खांसी की इन दवाओं का निर्यात हरियाणा की मेडिन फार्मास्यूटिकल द्वारा किया गया था और ऐसी आशंका जताई गई है WHO के द्वारा। फिर भारत ने भी इसमें जवाब दिया कि भारत इन दवाओं की बिक्री की अनुमति तो नहीं देता है, लेकिन गाम्बिया से ऑर्डर मिलने के बाद ही इनका उत्पादन किया गया था और गाम्बिया को इसकी सप्लाई की गई थी। तो अगर पूछा जाएगा कि हाल ही में किस देश में कफ सिरप या खांसी की दवा पीने से 66 बच्चों की मौत हो गई, तो गाम्बिया है। गाम्बिया के बारे में पूछा जाएगा तो पश्चिमी अफ्रीकी देश है। राजधानी की बात की गई कि बंजुल इसकी राजधानी। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात, पाकिस्तान को FATF की ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है अक्टूबर 2022 में। अब FATF क्या है? FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल। FATF की स्थापना 1989 में हुई थी पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में। इसमें सदस्य कितने हैं? 37 तो देश हैं, EU है और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, तो 39 सदस्य आप कह सकते हैं। 37 तो देश हैं और 2 संगठन हैं, एक यूरोपियन यूनियन है और एक खाड़ी सहयोग परिषद है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। क्या उद्देश्य है FATF का? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का क्या उद्देश्य है? धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण यानी टेरर फाइनेंसिंग की निगरानी करने वाला ये निकाय है। धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण की निगरानी करने वाला निकाय है FATF। और ये किस प्रकार से ये अवैध गतिविधियां रोकता है? अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानक तय कर रखे हैं और ये 2 लिस्ट जारी करता है। एक है आपकी ग्रे लिस्ट और एक है ब्लैक लिस्ट। अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था, ठीक है, अभी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग व टेरर फाइनेंसिंग मामलों में विफल रहने के कारण ही पाकिस्तान को जून 2018 से इसमें रखा गया था।
अब ग्रे लिस्ट के बारे में कुछ बातें जानें तो यह उन देशों की सूची है जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने में वहां की शासन व्यवस्था विफल रही है और इस प्रकार के देशों में निगरानी बढ़ा दी जाती है। अगर किसी देश को ग्रे सूची में रख दिया जाता है तो उसकी क्रेडिट रेटिंग में गिरावट आती है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उसे ऋण मिलने में समस्या आती है या बाधा उत्पन्न होती है। ब्लैक लिस्ट की बात करें तो यह उन देशों की सूची है जिन्हें एफएटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग व टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के वैश्विक प्रयासों में सहयोग नहीं करने वाला देश मानता है और ये उच्च जोखिम वाले देश हैं, यानी इन पर कार्रवाई की आवश्यकता होती है जिन्हें ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। अभी पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है, यानी अब ये ऋण या वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से, वित्तीय संस्थानों से, विभिन्न देशों से। तो ये बातें ध्यान रखनी है, हमने इतना सारा जो डिस्कशन किया। चलते हैं आगे। अगली बात इंटरपोल से संबंधित है। इंटरपोल महासभा की 90वीं बैठक 2022 नई दिल्ली भारत में संपन्न हुई है। कब? 18 से 21 अक्टूबर 2022 को। इंटरपोल का क्या मतलब है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। सदस्य देश इसमें 195 हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन, फ्रांस में। तो ये कुछ बातें थी इंटरपोल के बारे में। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसकी 90वीं बैठक नई दिल्ली भारत में। तो क्या ये पहली बार है? ये पहली बार नहीं है, 1997 में भी इसकी बैठक भारत में हुई थी। अगर हम इंटरपोल के बारे में कुछ और बातें जाने तो सदस्य देशों के पुलिस बलों को अपने कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। जो प्रत्येक सदस्य देश हैं, इसमें सदस्य देश कितने हैं? 195 हमने बात की। तो प्रत्येक सदस्य देश में इसका एक एनसीबी स्थापित किया गया है। एनसीबी का मतलब क्या है? नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। और ये जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है प्रत्येक सदस्य देश में स्थापित किया जाता है। यह इंटरपोल व अन्य देशों के मध्य संपर्क स्थापित करने का एक केंद्र बिंदु होता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एनसीबी को सीबीआई के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ये बातें ध्यान रखनी है। इंटरपोल चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि इसकी 90वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है। ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक से संबंधित है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक 17 से 20 अक्टूबर को नई दिल्ली भारत में संपन्न हुई। भारत की अध्यक्षता में यह 5वीं बैठक संपन्न हुई है। इसमें 109 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अगर इसकी प्रमुख बातों की बात करें तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, कार्बन रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, इन सब बातों का संकल्प इसमें लिया गया। अगर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करें तो नवंबर 2015 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर भारत में ही है। भारत के कहाँ? गुरुग्राम, हरियाणा में। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात साइक्लोन सितरंग से संबंधित है। साइक्लोन सितरंग बंगाल की खाड़ी में आया। कब आया? अक्टूबर 2022 में, 22 से 25 अक्टूबर 2022 के दौरान। और इससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से रहे? पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ये सब इससे प्रभावित क्षेत्र रहे। अगर पूछा जाएगा कि साइक्लोन सितरंग कहाँ आया तो बंगाल की खाड़ी में। कब? अक्टूबर 2022 के अंतिम सप्ताह में। अगली बात 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस 2022 के बारे में है, जो 14 से 16 अक्टूबर 2022 को जयपुर, राजस्थान में आयोजित की गई। क्या नाम है? दक्षिण एशियाई जियो साइंस कॉन्फ्रेंस, साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस। आयोजन राजस्थान के जयपुर में, अक्टूबर 2022 में। अब इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे सहित 100 से अधिक देशों के भूविज्ञान व भूभौतिकी विशेषज्ञों ने अपनी सहभागिता निभाई और तेजी से बदलती दुनिया में ऊर्जा संक्रमण के संदर्भ में तेल और गैस की भूमिका पर विचार किया। तो ये बातें महत्वपूर्ण है आयोजन स्थल। अगर पूछा जाएगा कि 5वीं दक्षिण एशियाई जियो साइंस कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई तो अक्टूबर 2022 में, राजस्थान में। अगली बात देखते हैं। अगली बात G20 के सदस्य देशों की संसदीय अध्यक्षों के 8वें सम्मेलन से संबंधित है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया? जकार्ता, इंडोनेशिया में। अगर पूछा जाएगा कि G20 देशों के संसदीय अध्यक्षों का 8वां सम्मेलन तो जकार्ता, इंडोनेशिया। भारत से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने इस सम्मेलन में भाग लिया। ये बातें महत्वपूर्ण हैं, ये बातें ध्यान रखनी है।
आयोजन स्थल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक अंतिम बात देख लेते हैं कि दुबई जो कि यूएई का एक क्षेत्र है, वहाँ 16 देवी देवताओं के भव्य व विशाल हिंदू मंदिर का निर्माण किया गया और आम पब्लिक के लिए इसे 4 अक्टूबर 2022 को खोला गया। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में हिंदू मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया है, आम लोगों के लिए, आम लोगों के दर्शन के लिए खोला गया है, तो यूएई दुबई में। तो ये बातें ध्यान रखनी है। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो भी बातें महत्वपूर्ण रहीं उनके बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।